स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में और जल्दी से शुरू करते हैं आज का किस्सा। आमतौर पर बचपन की यादें तो मीठी होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे बचपन भी होते हैं या कहें कि कुछ ऐसे लोगों के बचपन होते हैं जो कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं होते। लेकिन क्या हो जब उनके बचपन में या उन्होंने कुछ बचपन में ऐसी चीज़ों का सामना किया हो, या कह सकते हैं कि ऐसे प्रेतों का सामना किया हो और वो भी उनके दोस्त ही हों। तो फिर आज का किस्सा अरिहंत का कुछ ऐसा ही है। अरिहंत जिनके बचपन का ये किस्सा है और ये तब की बात है जब ये 13 साल के आसपास थे। एक दिन जब ये अपनी स्कूल में जाते हैं, यानी कि नई क्लास में जाते हैं, तो ये देखते हैं कि एक नया बच्चा इनकी क्लास में होता है। अब वो सारे के सारे बच्चे उस बच्चे को देख के हैरान हो जाते हैं। अधिकतर जो बच्चे होते हैं वो उसको पहचानते भी हैं। होता वो लड़का उनके गाँव का ही है, नोमेश जो उनके गांव का लड़का होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। लेकिन आज उनकी क्लास में वो नोमेश को देखकर काफ़ी हैरान थे। उसका कारण था कि नोमेश काफ़ी साल पढ़ ही नहीं पाया। किसी कारणवश उसको चोट लगी और उसके बाद वो कुछ मेंटली तौर पर अपसेट हो गया, ऐसा कहा जाता है। लेकिन आज तक उस चोट का निशान उसके सर पर मिला ही नहीं, जो कहा जाता था कि उसको चोट लगी है। काफ़ी साल तो वो पढ़ ही नहीं पाया, लेकिन आज काफ़ी सालों के बाद उसके माँ बाप ने उसको स्कूल में दोबारा से उसकी एडमिशन कराई। लेकिन शायद जिन उम्मीदों से उन्होंने उस बच्चे की, नोमेश की एडमिशन कराई थी, वो उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। कुछ ही दिनों बाद उसके साथ फिर वही होने लग पड़ा जिसके कारण उसको स्कूल छोड़ना पड़ा था। अचानक से वो अजीब सी हरकतें करने लग पड़ता, जैसे किसी का साया उस पर हो। काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया गया, लेकिन किसी भी डॉक्टर को ये बात समझ में नहीं थी उसको होता क्या। बिल्कुल ठीक ठाक नॉर्मल होता, लेकिन अचानक से उसका गुस्सा बढ़ जाता और वो बच्चों को मारने लग पड़ता। अगर उसके माँ बाप घर में होते उनको मारने लग पड़ता। सिर्फ 1-2 महीने वो आ पाया, लेकिन जिस समय ये नॉर्मल होता था ना, उस समय अरिहंत के साथ इसकी दोस्ती अच्छी होगी। या यूं कहें कि इन सारे बच्चों में से सिर्फ अरिहंत ही था जो नोमेश को बहुत अच्छी तरीके से जानने लग पड़ा था, और कहीं ना कहीं नोमेश भी अरिहंत को काफ़ी अच्छे तरीके से जानता था। क्या यही आगे चलकर अरिहंत के लिए मुश्किल बनने वाला था? शायद हाँ, क्योंकि नोमेश का जो अंत था वो अच्छा नहीं था। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ ही महीने नोमेश पढ़ पाया, उसके बाद फिर से उसको स्कूल से हटा दिया गया, क्योंकि जो उसकी हरकतें थी फिर वैसी होने लग पड़ी थी जैसे उसकी पहले हरकतें थी, और जिसकी वजह से उसको स्कूल से हटाया गया था। अब जैसा कि मैंने कहा कि अरिहंत की जो उम्र थी वो अमूमन 13 साल के आसपास थी, वहीं अगर नोमेश की बात करें तो वो 18-19 साल का था। इतना दोनों में गैप था। जब अरिहंत अपने स्कूल से वापस जाता था और नोमेश का जो घर था वो उसके रास्ते में पड़ता था, और जो खिड़की थी बाहर की तरफ नोमेश के कमरे की थी, वहाँ से वो गली नज़र आती थी, और जैसे ही जब अरिहंत वहाँ से गुजरता था तो नोमेश उसको ऊंची ऊंची चीखें मार के बुलाने लग पड़ता था। कुछ दिन तो ऐसे चलता रहा, लेकिन उसके बाद फिर उनके घर वालों ने उस जो खिड़की है उसको बंद कर दिया। लेकिन पता नहीं नोमेश को कैसे पता लग जाता था, जब अरिहंत वहाँ से गुजरता था तो नोमेश की ऊंची ऊंची चीखें आने लग पड़ती थी, वो जैसे नोमेश को बुलाता था। एक दिन ऐसा ही काला दिन था जब अरिहंत वहां से गुजर रहा था, और नोमेश की चीखें कुछ अलग ही तरह की थी। अजीब सी तरह की वो चीखें मार रहा था, घुर्रा भी रहा था साथ में। ऐसा लग रहा था कि शायद वो अपने आप को किसी चीज से, अपने सर को किसी चीज से दे मारा है, जैसे दीवार से धक 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 की आवाज आती है ना, वैसे। अरिहंत देखता है कि उसके दरवाजे घर पे बाहर से ताला लगा हुआ है। वो भागा भागा सरपंच जी के पास जाता है और कहता है कि ऐसे ऐसे मुझे लग रहा है कि उसके घर वाले कहीं बाहर गए हैं, उसको अंदर बंद करके गए हैं। वैसे तो जब मैं वहाँ से गुजरता हूँ मुझे अजीब सी तरीके की चीखें सुनाई देती हैं, लेकिन आज कुछ अजीब सी तरीके की चीखों के साथ मुझे अजीब सी तरीके की आवाज़ें भी सुनाई दे रही है, जैसे मुझे लग रहा है कि नोमेश अपने आप को कहीं नुकसान पहुँचा रहा है। अब उसके घर वालों को तो पता नहीं थी, शायद वो किसी दूसरे गाँव में या किसी दूसरी जगह पर गए होंगे। जब सरपंच जी पहुंचते हैं तो कुछ सेकंड तो उसकी आवाज़ें और उस दीवार पर जैसे कुछ चीज़ को मारने की आवाज़ें आती हैं, तो अचानक से वो आवाज़ें बंद हो जाती हैं। अब पहले तो ये विचार विमर्श किया जाता है कि भाई अब दरवाजे को बाहर से ताला मार कर गए हैं तो आवाज़ें भी आनी बंद हो चुकी हैं। कुछ देर तक वो नोमेश को आवाज़ लगाते हैं, लेकिन नोमेश की आवाज़ आती नहीं। फिर सोचते हैं कि शायद वैसे ही चीखें मारकर सो गया होगा।
लेकिन अरिहंत को कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसको लग रहा था कि हो ना हो ये ठीक नहीं है। अरिहंत कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि दरवाजे को तोड़ना चाहिए। अब बच्चे की बात कौन मानता। सारे ये कह के चले जाते हैं कि भाई यहाँ पे ऐसे कोई बस होगा, तुझे तो पता ही है पागलों जैसा बिहेव करता है, पता नहीं क्या बात है। उस दिन अरिहंत जल्दी से अपने घर जाता है, अपना बैग उतारता है और सारे घर वालों को बात बता के उसके घर के पास चले जाता है कि जब तक उसके घर वाले नहीं आएंगे मैं वहीं पे होऊंगा। हो सकता है कोई दोबारा से आवाज़ आए तो मैं उसको समझाने की कोशिश करूं, लेकिन वो आवाज़ कभी अब आने नहीं वाली थी। कुछ देर बाद उसके घर वाले आते हैं तो जल्दी से अरिहंत उनको सारी कहानी बताता है। और जब उनके घर वाले दरवाज़ा खोलते हैं और वो कमरा खोलते हैं तो सब के सब दंग के दंग रह जाते हैं। नोमेश की खून से सनी हुई लाश कमरे में पड़ी हुई थी और दीवारों पर खून के धब्बे, जैसे नोमेश ने अपने आप को दीवारों से टकरा, अपना सर दीवारों से टकरा टकरा कर अपने आप को ख़त्म कर लिया। लेकिन क्या ये इंसान, या फिर कह सकते हैं कि एक नौजवान के लिए इतना आसान था कि इतनी ज़्यादा दर्द होने के बावजूद भी वो अपने जो सर है वो दीवारों से टकराता रहे और आखिर में मर जाए। लेकिन अब हो भी क्या सकता था। नोमेश तो इस दुनिया से जा चुका था। जब नोमेश का संस्कार किया जा रहा था तो जो कई लोग थे, दुख तो सबको था, लेकिन कई लोग तो ये कह रहे थे कि चलो बेचारे को मुक्ति मिली। इसका जीवन कुछ इतना आसान नहीं था और इतना कठिन जीवन था कि अब शायद जहाँ पर भी रहेगा वहाँ पर इसको मुक्ति मिलेगी और वहाँ पर सही से रहेगा। लेकिन ये उनकी धारणा गलत थी। नोमेश के जाने के बाद भी अब रात के समय में नोमेश की आवाज़ें उसी कमरे से आती थी। कम से कम उसके घर वालों ने उसके कमरे की दीवारों को 3 या 4 बार पेंट करा दिया होगा 4-5 महीनों में, लेकिन फिर पता नहीं कहाँ से वो खून के धब्बे फिर से उभर आते थे और वो आवाज़ें उनके घर वालों को चैन से जीने नहीं देती थी। इसलिए वो घर हो गया खाली। उनके घर वालों की काफ़ी ज़मीन जायदाद थी और उन्होंने अपना घर है वो उसी खेतों में बना लिया और ये घर छोड़ के चले गए। लेकिन वो नोमेश की आवाज़ें वहीं की वहीं रह गई। अब जैसा कि मैंने कहा है कि नोमेश सबसे ज़्यादा जिगरी दोस्त नोमेश का अरिहंत ही था। अब इस वाक़ये के बाद जो अरिहंत के घर वाले थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि अरिहंत कभी भी शाम के समय में उस घर के सामने से गुजरेगा नहीं, क्योंकि जब कभी भी अरिहंत वहाँ से गुजरता तो उसको ये महसूस होता कि उसका दोस्त नोमेश उसको बुला रहा है और वो कई बार सम्मोहित होकर वहीं पर चला जाता। ये तो बात होती थी दिन की, तो रात के समय में तो इस चीज़ का और भी खतरा था। इसलिए ये डिसाइड किया गया कि किसी भी तौर पर, वैसे तो दिन में भी नहीं लेकिन रात के समय में भी वो किसी भी तरीके से उस घर के सामने से गुजरेगा नहीं। लेकिन कई बार होने को कुछ और ही मंजूर होता है। अब इस घटना को 2 से 3 साल बीत चुके थे। देखते ही देखते वो जो घर था वो खंडर बन चुका था और इतने सालों बाद भी लोगों को वहाँ से आवाज़ें आती थी, अजीब सी आवाज़ें, चिल्लाने की आवाज़ें, रोने की आवाज़ें, जैसे दीवारों पर कोई चीज़ टकरा रही है। तो जो घर के आसपास के लोग थे वो भी रात के समय में उस घर के आसपास से गुजरना सही नहीं समझते थे। अब जैसा कि मैंने कहा कि 2-3 साल गुजर चुके थे और जो ये स्कूल था ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल था और अरिहंत अब 10th के बाद की शायद बात या 11th या 12th में हो गया होगा। कोई स्कूल का फंक्शन था, कहीं ना कहीं अरिहंत उस रास्ते से कभी ना कभी तो गुजर ही जाता था, लेकिन दिन के समय में, शाम के समय में या रात के समय में कभी भी उसको इस चीज़ के बारे में महसूस नहीं हुआ कि मैं कभी गुजरा हूँ या कभी गुजरूंगा तो मुझे किसी ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का सामना करना पड़ेगा। अब अरिहंत एक दिन अपने स्कूल जाता है और वहाँ पर किसी फंक्शन की तैयारी हो जाती है तो काफ़ी ज़्यादा शाम हो जाती है या यूँ कहें कि अंधेरा हो जाता है। अरिहंत तो बिल्कुल पूरी तरीके से भूल ही चुका था कि रात के समय में इस घर के सामने से गुजरना नहीं है। दिन के समय तो वो गुजर जाता था, लेकिन आज एज़ यूजुअल वो उस घर के सामने से गुजर रहा था, लेकिन जो आज का माहौल था वो रात का माहौल था। अब कुछ दिन बाद अरिहंत को होश आती है। अरिहंत पाता है कि उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द है। सर तो उसका जैसे मानो किसी ने उस पर कील रखकर हथौड़ों से ठोका हो।
जब वो अपने इर्द गिर्द देखता है तो वो माहौल होता है, वो घर का माहौल होता ही नहीं है, वो माहौल तो अस्पताल का माहौल होता है। उसके घर वाले उसके पास बैठे होते हैं, उसके गांव वाले उसके पास बैठे होते हैं, सारे उसको देखकर रो रहे होते हैं, और जैसे ही उसको होश आती है तो खुशी के आंसू भी उसको नज़र आ रहे होते हैं। वो देखता है कि उसके शरीर पर जगह जगह घाव होते हैं। ये तो अब आप सोच रहे होंगे कि अरिहंत तो रात के समय में उस घर के आसपास से गुजर रहा था, अब उसके बाद अब वो सीधा उठ रहा है तो अस्पताल में उठ रहा है, ऐसा भी क्या हो गया था? अब ये जानना है तो भाई आप वैसे तो वीडियो को लाइक कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो और बढ़िया हो जाएगा। ये करेंगे मुझे मोटिवेशन मिलेगी, और इससे आपका भी ये फ़ायदा है कि आप हॉरर सुनते हैं तो रोज़ के रोज़ आप कहानी सुन सकते हैं नई, और इसी के साथ ही आप वीकली पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो और ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि आपको खेचल नहीं करनी पड़ेगी मेरा चैनल ढूंढने के लिए। हर रात को 9 बजे आपको नोटिफिकेशन आ जाया करेगा मेरी वीडियो को, और उसको क्लिक करते ही वीडियो ओपन हो जाया करेगी, और आपका हॉरर का डेली सोप आपको मिल जाया करेगा। अब कुछ दिन अरिहंत के तो ऐसे बीतते हैं। अरिहंत कुछ याद नहीं कर पा रहा था कि उसके साथ हुआ क्या। जैसे कि मैंने कहा कि उसका जो सर है वो इतनी भारी, इतना भयंकर दर्द कर रहा था कि बस वो होश में था, यही बड़ी बात थी। अब डॉक्टर इंस्ट्रक्ट करते हैं कि भाई इसको तंग ना किया जाए। धीरे धीरे अरिहंत रिकवर करता है, और जब वो रिकवर करता है तो फिर धीरे धीरे उसको याद आना शुरू होता है कि ऐसा भी क्या हुआ था जिसकी वजह से अरिहंत की इतनी बुरी हालत हो गई। अरिहंत कहता है कि मैं तो इस चीज़ को पूरी तरीके से भूल ही चुका था कि मुझे रात के समय में उस घर के सामने से नहीं गुजरना, खास तौर पर मुझे, क्योंकि नोमेश मेरा जिगरी यार था। अब मैं रात को वहाँ से गुजर रहा था तो मुझे बड़ी ही दर्दनाक एक आवाज़ सुनाई दी, अरिहंत मुझे बचा ले, अरिहंत तेरा देख दोस्त, मैं फंसा हुआ हूँ यार, मैं इतनी देर से फंसा हुआ हूँ, मैं इतनी देर से तेरा इंतज़ार कर रहा था, तू कहाँ पे गया, तू कहाँ था मेरे भाई। अरिहंत तो जैसे इस चीज़ को सही तरीके से पचा ही नहीं पा रहे थे कि जो दोस्त जो आज से कुछ समय पहले मर चुका है, वो भी इतनी बुरी मौत, वो कैसे अंदर से आवाज़ दे सकता है। लेकिन वो प्रेत दोस्त का अब शायद इतना शक्तिशाली हो चुका था कि वो अरिहंत को अपने माया जाल में फंसा लेता, और उसने किया भी। अरिहंत कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैंने वो दरवाजे का ताला कैसे तोड़ा। जैसे ही मैं दरवाज़ा खोल के उसके कमरे के अंदर गया तो मुझे दिखाई दिया नोमेश, खून से सना हुआ उसका सर, एक आंख उसकी बाहर निकली हुई थी, दांत उसके टूटे हुए थे, लेकिन फिर भी मुझे उसको देखकर डर लग ही नहीं रहा था, जैसे कि उसने मुझ पर किसी तरीके का सम्मोहन किया। वो धीरे से मेरे पास आता है, मेरे कंधों पर हाथ रखता है। जैसे ही वो मेरे कंधों पर हाथ रखता है मुझे अचानक से तेज से दर्द होती है, लेकिन मैं फिर भी वापस नहीं जा पा रहा था। वो मेरे बाजुओं पर फिर हाथ रखता है, फिर से मुझे तेज से दर्द होती है, जैसे सुलगते हुए कोयले किसी ने मेरे बाजुओं पर रखते हैं, लेकिन फिर भी मैं वहाँ से जा नहीं पा रहा था। वो मुझे कहता है कि अरिहंत मुझे बचा ले, मैं यार यहाँ से फंसा हुआ हूँ, मुझे इस कमरे से निकाल, मुझे इस घर से निकाल, मैं भी तेरे साथ स्कूल जाना चाहता हूँ। अरिहंत कहता है कि भाई तू मर चुका है, तू यहाँ से नहीं जा पाएगा। ये सुनते ही नोमेश तो जैसे पगला जाता है, वो मुझे यहाँ से पकड़ता है और फिर से मुझे वहाँ से दर्द होती है। अचानक से वो मेरे पैरी पड़ जाता है, और जहाँ पर मेरे पैरों पर वो हाथ रखता है फिर से मुझे बहुत तेज़ दर्द होती है, और वो कहता है कि मुझे वहाँ से निकाल, मुझे निकाल यहाँ से, नहीं तो मैं पता नहीं कितने साल यहाँ पर भटकता रहूँगा। अरिहंत कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तुझे यहाँ से निकाल नहीं सकता। फिर अचानक से नोमेश मेरी तरफ देखता है और हंसता है, कहता है कि अगर तू मुझे यहाँ से नहीं निकालेगा फिर तुझे भी मेरे साथ यहाँ पे रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं अकेला यहाँ पर रह नहीं सकता, मैं यहाँ पर अकेला रह रहकर तड़फ रहा हूँ। अब थोड़ा सा अरिहंत को ये महसूस होता है कि शायद मैं बड़ा बुरा फंस चुका हूँ, लेकिन इतना सोचने से पहले वो नोमेश मेरा सर पीछे से पकड़ता है और दीवार पर दे मारता है, और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। अब उसके बाद उसकी कहानी बताते हैं उसके पेरेंट्स कि जो वो घर था उसके पास के जो नेबर थे, जो पड़ोसी, वो भागा भागा आता है
और वो कहता है कि आपके बेटे की आवाज़ें आ रही हैं उस घर से। तो वो कहते हैं कि क्या हुआ? कहते हैं हमें हमें जाने की हिम्मत नहीं है अंदर। फटाफट हम जल्दी से वहाँ पर गए और हमने देखा कि तुम खून से सने हुए पड़े थे। तुम्हारे सर पर जैसे किसी ने बहुत ज़ोर से वार किए हैं। शायद तुम्हें दीवारों पर तुम्हारे सर को मारा गया, लेकिन तुम्हारी सांसें चल रही थी, लेकिन जगह जगह पर तुम्हारे घाव थे। अब कम से कम 10-12 लोग थे, तो शायद वो प्रेत कुछ कर नहीं सकता था। अब तुम्हें आनन फानन में शहर के बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाया गया। तुम्हारी जान तो बच गई, लेकिन तुम्हें होश आते होते काफ़ी टाइम लग गया। और जो वो घाव थे, फिर अरिहंत बताता है कि वो वहाँ थे जहाँ जहाँ से मुझे मेरे दोस्त नुमेश ने पकड़ा था, छुआ था। वही स्टीक, बिल्कुल वहाँ पर ही वो निशान पड़े थे। और अगर कुछ देरी हो जाती तो उस घर में नुमेश के साथ आज अरिहंत भी तड़फ रहा होता अपनी मुक्ति के लिए। अब घर तो वो खंडर था, उसके पेरेंट्स उसके घर छोड़कर जा चुके थे। शायद उन्होंने वहाँ पर मुक्ति नहीं कराई, जो सबसे बड़ी गलती थी। अब उनके पेरेंट्स के पास जाया जाता है, जब उनको सारा इस कहानी के बारे में तो पता लग ही गया था कि ये सब कुछ हुआ है। तो फिर उनसे एक रिक्वेस्ट की जाती है कि घर तो आपने छोड़ ही दिया और ये घर तो कोई लेगा नहीं, तो क्यों ना हम इस घर को, खास तौर पर उस कमरे को, उस मंदिर में बदल दें, जहाँ पर लोग आया करेंगे, सत्संग किया करेंगे। हो सकता है कि जो उसकी भटकती आत्मा है उसको भी कुछ सहारा मिले परमात्मा के नाम का। सबको ये बात अच्छी लगी और वहाँ पर मंदिर बनाया गया। जब वहाँ पर मंदिर बनाया गया, जहाँ वहाँ पर सत्संग होने लगा, धीरे धीरे जो वो आवाज़ें आती थी या जो बार बार पेंट कराने के बावजूद भी खून के धब्बे होते थे, वो बंद हो गए। आज भी उस गांव में वो मंदिर वैसे का वैसा ही है। वहाँ पर रोज़ सत्संग होता है, रोज़ प्रभु का नाम जपा जाता है। और शायद या तो नुमेश को मुक्ति मिल गई है, लेकिन अगर मुक्ति नहीं भी मिली तो वो मुक्ति से कम नहीं है कि वो हमेशा के लिए उस मंदिर का होकर रह गया। दिन रात वो भी उस सत्संग में शामिल होता होगा। लेकिन अरिहंत आज भी डर की वजह से, चाहे वो मंदिर बन चुका है, लेकिन वहाँ पर जाते नहीं। और तो और वो उस घर के आसपास से भी नहीं गुजरते। जो डर एक बार मन में बैठ जाता है तो फिर वो कई बार हमेशा के लिए बन जाता है। आई होप ये किस्सा आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर आप इसको लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसा लगा आपको आज का किस्सा। जल्दी से अब बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर। नवीन, अमित, प्रहलाद और रिंकू, चारों दोस्त, कट्टर दोस्त, एक दूसरे पर जान नौशावर करने वाले। लेकिन इनकी एक मजबूरी थी, घूमने फिरने के ये काफ़ी ज़्यादा शौकीन थे। हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे थे, MBA की। अब बहुत ज़्यादा टफ पढ़ाई होने की वजह से ये कहीं कहीं पर लॉन्ग ट्रिप, इनका काफ़ी शुरू से प्लान था कि भाई ये लॉन्ग ट्रिप करेंगे। कोलकाता के ये रहने वाले थे और इनको था कि आज नहीं तो कल ये दार्जिलिंग जाएंगे बाय रोड। अब दार्जिलिंग का जो सफ़र है वो बाय रोड, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि वो अमूमन कुछ 14-15 घंटे का कम से कम होगा। ये चाहते थे कि ये रात के समय में ज़्यादातर सफ़र करें। अब वैसे तो ये घर से संपन्न थे, सभी के घर में कार थी, लेकिन अब इनको कोई कार देने के लिए तैयार था नहीं कि भाई लड़के लुड़के हैं ऐसे ही पता नहीं कहाँ पर कुछ तेज़ रफ्तार में गाड़ी चलाकर कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन अब लड़के हैं भाई, जुगाड़ तो कर ही लेते हैं। जैसे इनके एग्ज़ाम ख़त्म हुए तो उन्होंने घर वालों को इत्तला कर दी कि भाई हम तो जाएंगे घूमने दार्जिलिंग, और जाएंगे भी गाड़ी पर। अब किसी के घर वाले ने तो मानना नहीं था, उनको पता था, तो उन्होंने कह दिया कि हम जाएंगे टैक्सी करके। अब तो खुश, ड्राइवर गाड़ी चलाएगा। तो भाई अब प्रोग्राम बन गया। इन्होंने अपने माँ बाप की आंखों में धूल झोंकनी थी, लेकिन इनको क्या पता था कि कोई प्रेत भी होगा जो इनकी आंखों में धूल झोंकेगा। ये जाते हैं और ढूंढते हैं एक ऐसे ड्राइवर को जिसको ये पहले बता देते हैं कि भाई ड्राइव तू नहीं करेगा, ड्राइव करेंगे हम। रुपए जो है वो तो 500-1000 ज़्यादा ले लेना, भाई हमें ड्राइव करने का बड़ा शौक़ है और तू आराम से साथ में बैठना, तुझे किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी, खाना पीना सोना कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ड्राइवर भी बातों में आ जाता है बेचारा, और वो कहता है कि बस ठीक है, बहुत ज़्यादा रफ्तार से गाड़ी ना चलाना। और हाँ, दार्जिलिंग के रास्ते में, कोलकाता से दार्जिलिंग के रास्ते में भाई ऐसे रास्ते, सुनसान रास्ते हैं जो रात के समय में ड्राइव करने के लिए अच्छे नहीं हैं।
और अगर मैं कहीं गलती से सो गया तो भाई मुझे उठा देना, वहाँ पर मैं ड्राइव करूँगा। अब ये मन ही मन में सोचते हैं कि हमें ये बेवकूफ़ समझता है, हम भी किसी से कम थोड़ा है, और तो और मैप भी तो है। अब ये चल पड़ते हैं। जब ये चलते हैं तो दिन का समय होता है तो कुछ ऐसी दिक्कत आती नहीं है, पर जैसे जैसे रात हो रही होती है वैसे वैसे ट्रैफिक भी कम हो रही होती है और वैसे वैसे सुनसान रास्ते भी आने शुरू हो जाते हैं। एक जगह पे जहाँ पर ये आते हैं तो इनको ये महसूस होता है कि जो मैप है वो सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, और होता भी ऐसा ही है, क्योंकि जो मैप का मेन रास्ता था ये उस तरफ नहीं जा रहे थे, ये दूसरी तरफ पड़ जाते हैं, और मैप जो है वो नेट ऑफ होने की वजह से या नेटवर्क ना होने की वजह से वहीं पर रुक चुका था। क्योंकि ये जिस रास्ते पर जा रहे थे वो रास्ता भी कच्चा था, और आगे आगे बढ़ते 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 इनको महसूस हो रहा था कि कुछ जंगल का इलाका हो रहा है। ड्राइवर जो था वो तो आराम से सो रहा था, ये ड्राइवर को उठाना भी नहीं चाहते थे। कुछ देर तो ये यहीं पर घूमते फिरते रहते हैं कि भाई जो लोकेशन है हमें दोबारा से मिल जाए, लेकिन जब सब कुछ देख के हार जाते हैं तो अचानक से इनकी गाड़ी रुकती है। उसका कारण ये है कि इनको ऐसा लगता है कि कोई इनकी गाड़ी के नीचे आ गया। जैसे ही एक झटका लगता है तो ड्राइवर भी अचानक से उठता है। तो ड्राइवर कहता है कि क्या हुआ? तो ये कहता है कि यार हमें कुछ लग रहा है कि गाड़ी के नीचे आ गया। ये जैसे ही कहते हैं तो ये दरवाज़ा खोलने लगते हो तो ड्राइवर कहता है रुको रुको। ड्राइवर अपने आसपास की लोकेशन देखता है और कहता है कि ये कहाँ पे लेकर आ गए। तो ये कहते हैं कि भाई हमें तो पता नहीं, ये तो जो मैप है मुझे लग रहा है कि हमें ये सही रास्ता दिखा नहीं रहा। ड्राइवर अब चिल्लाता उन पर, भाई कौन सी सुनसान इलाके में लेकर आ गए? तुम्हें नहीं पता कि कई ऐसे रास्ते या कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर कुछ अजीब सा ही होता है। तो सबसे पहले तो नवीन कहता है कि भाई उस बात को छोड़, पहले जो नीचे आया उसको देख। ड्राइवर कहता है कोई नीचे नहीं आया। क्या तुम्हें लगता है कि रात के समय में इस जगह पे किसी भी तरीके की कोई औरत, कोई इंसान? वो कहता है यार कोई गाँव वाला हो सकता है। कहते नहीं, कोई गाँव वाला नहीं है। अभी ये बातें कर ही रहे थे कि एक अजीब सी शक्ल वाली औरत ड्राइविंग सीट का शीशा खटखटाने लग पड़ती है। जैसे ही सारे उसकी तरफ देखते हैं तो डर से कंपकपाने लग पड़ते हैं, क्योंकि उसका मुंह खून से सना हुआ था, लेकिन वो हंस रही थी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि किसी का शरीर ही अपने बस में नहीं आ रहा था, इतनी कंपकपी छिड़ रही थी। सिर्फ ड्राइवर ही था जो अपने आप को कहीं कुछ हद तक काबू करके बैठा था, क्योंकि गाहे बगाहे उनको ऐसी चीज़ों से कई बार निपटना पड़ता है, कुछ ऐसी कंडीशन से निपटना पड़ता है। ड्राइवर कहता है कि कुछ भी हो जाए दरवाज़ा कोई मत खोलना, जो मर्जी हो जाए। अब ड्राइवर जल्दी से नवीन को कहता है कि भाई साइड पर रहो, मुझे अब ड्राइव करने दे। ड्राइवर जल्दी से गाड़ी भगाता है, पीछे की ओर करता है, क्योंकि आगे तो रास्ता बंद था। पीछे की ओर रास्ता गाड़ी करता है और गाड़ी को घुमा लेता है। कुछ ही दूरी पर फिर वही औरत उनकी गाड़ी के नीचे आ जाती है, और अभी ड्राइवर गाड़ी को पीछे कर ही रहा होता है, फिर वैसे ही वो शीशे के पास आकर खटखटाने लग पड़ती है और अजीब से तरीके से हंसने लग पड़ती है। इनके लिए तो ये बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। इनको तो कुछ समझ में लग ही नहीं रहा था, और सारे बस परमात्मा से यही दुआ मांग रहे थे कि आज के बाद हम कुछ भी ऐसा एडवेंचर नहीं करेंगे, आज हमें बस इस चीज़ से बचा लो। लेकिन क्या वो बचने वाले थे? ये तो भाई अब शायद ड्राइवर की एक एक्सपीरियंस था, ड्राइवर का एक्सपीरियंस था। अब ड्राइवर कुछ देर तक घुमाता है तो फिर वही के वही वो घूम कर आ जाते हैं। ड्राइवर ये चीज़ समझ चुका था कि ये हो ना हो छलावे का काम है। अब जहाँ से उनको रास्ता लग रहा था कि ख़त्म है, ख़त्म इन दी सेंस कि वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि झाड़ियाँ हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं, रास्ते के बीच में काफ़ी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं। ऐसा नहीं था कि कोई आगे दीवार है। ड्राइवर अब रिस्क लेता है और वो झाड़ियों के बीच से गुजारता है, और जैसे ही वो झाड़ियों के बीच से गुजारता है 2 किलोमीटर आगे जाके एक मेन हाईवे आ जाता है। होता वो भी कुछ पहाड़ी है, लेकिन वो हाईवे जैसा वहाँ पर कुछ गाड़ियाँ चल रही थी। कुछ देर आगे भगाने के बाद उन सबको महसूस होता है कि जो कुछ भी था अब पीछे छूट चुका है। वो खून के धब्बे जो शीशे पर दिखाई दे रहे थे वो भी मिट चुके हैं। अगर उनमें से कोई भी गाड़ी के बाहर निकलता तो हो ना हो वो उनमें से कोई भी जिंदा ना बचता, वो चुड़ैल या वो छलावा उनको जिंदा ना छोड़ता।
उन सब ने तौबा की कि भाई अनजान रास्तों पर रात के समय में कुछ ऐसा वो एडवेंचर या मिस एडवेंचर नहीं करेंगे जिससे उनकी जान हल्क में आ जाए। आई होप ये भी किस्सा आपको पसंद आया होगा। छोटा सा किस्सा था, लेकिन अब सबमिशन है तो करना ही पड़ेगा। जल्दी से बढ़ते हैं अब तीसरे किस्से की ओर। स्मृति की शादी हुए को कुछ 4 साल के आसपास हो चुके थे और उसकी 2 साल की एक छोटी सी बेटी थी। वो जब भी राखी बांधने अपने घर जाती तो अब पिछले कुछ 2-3 सालों से, खास करके 2 सालों से, उसको वहाँ पर जाना कुछ और ही अच्छा लगता था, क्योंकि कुछ घर में नया एक मेंबर आया था जिसकी वजह से वो हमेशा इस ताक में रहती कि जब भी वो जाएगी तो वो ज़रूर मिलेगी। अब ये जॉब करती थी और इनके पति भी जॉब करते थे और इतना बिज़ी स्केड्यूल होने की वजह से कभी इनके पास ऐसा होता नहीं था कि ये रात को रुक सकें, तो इन्हें दिन ही दिन में काम कर अपना जो भी मिलजुल के वापस आना होता था। अब जो मेंबर था वो कौन था? वो एक मेड थी जो कुछ ही साल पहले इनके घर फुल टाइम काम करने के लिए आई थी। जब भी स्मृति आती तो वो स्मृति को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती, स्मृति भी उसको काफ़ी खुश होती। जल्दी ही दोनों घुल मिल गई और वो तो बस इनको अपनी माँ के समान ही समझती थी। सारे दिन वो जितना भी समय वहाँ पर रहती तो ज़्यादा वो उनसे ही बात करती। ये बात स्मृति के माता पिता, उसके भाई भाभी को भी काफ़ी अटपटी लगती कि भाई ये तो इसके साथ ही सारे दिन लगी रहती है। लेकिन जैसे ही वो जाने की कोशिश करती तो वो काफ़ी अजीब सी तरीके से बिहेव करती। सबसे ज़्यादा तो वही कहती कि नहीं रात रुको, नहीं रात रुकना पड़ेगा, रात रुकना पड़ेगा। लेकिन स्मृति को काम होता था तो वो बड़े भारी मन से उसको मना करती। अब एक बार क्या होता है कि जब राखी आती है तो स्मृति की फ़ोन पर बात हो रही होती है। बातों बातों में स्मृति कहती है कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस बार एक रात रुक जाऊँ। ये बात कहीं ना कहीं उसकी मेड सुन लेती है और वो बड़ी खुश होती है। अब उसकी माँ स्मृति की कहती है कि देख, हमसे ज़्यादा खुशी तो बिमला को हो रही है, जो उसका नाम था, कितनी खुश हो रही है कि रात रहेगी। स्मृति कहते हैं कि चलो भाई, इनकी भी कई सालों की कामना पूरी हुई। अब स्मृति राखी वाले दिन वहाँ पे जाती है। स्मृति की एक और बहन भी थी, उसकी जो बेटी थी वो 3 साल की थी और वो सेम डे ही उसने जाना था। वहाँ पे जाते हैं, वो देखती हैं कि मेड वगैरह तो काफ़ी ज़्यादा खुश है, पता नहीं किस बात की खुशी थी, जल्दी ही पता लगने वाला था। कुछ देर बाद जो मेड है उसके हाव भाव बदल जाते हैं, लगता था कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। उसका कारण था एक फ़ोन। स्मृति को एक फ़ोन आता है जिससे ये पता चलता है कि स्मृति को घर जाना पड़ेगा, कोई ज़रूरी काम पड़ गया। अब जब ये मेड सुनती है ना तो वो बड़ा अजीब सा बिहेव करने लग पड़ती है, बड़े अजीब से तरीके से स्मृति से बात करने लग पड़ती है, जैसे बड़े गुस्से में बात कर रही हो। ये बात तो स्मृति को समझ में लग ही नहीं रही थी। वो सोच रही थी कि पता नहीं इतना बुरा बिहेव क्यों कर रही हैं। थी तो वो मेड, लेकिन स्मृति उसको तो अपनी माँ जैसी समझती थी, तो वो कुछ गलत तरीके से बात वो भी नहीं कर सकती थी। बड़े भारी मन से वो फिर अब जाने की तैयारी करने लगती है। लेकिन जैसे ही स्मृति की बहन ये बात करती हैं कि यार मैं आज रात को रुकूंगी, तो वैसे ही जो मेड है वो काफ़ी खुश हो जाती है, जैसे कि जो सारा गुस्सा स्मृति पर था सिर्फ एक बात उसकी बहन की सुनने से उतर गया हो। स्मृति को ये बात काफ़ी अटपटी लगती है कि ऐसी बात क्यों है, चक्कर क्या है। पहली बार स्मृति को कुछ महसूस होता है कि मुझसे इस तरीके से बातें करना, इस तरीके से बिहेव करना, क्या ये कोई किसी और कारण, किसी और वजह से तो नहीं है। बट स्मृति कर भी क्या सकती थी, उसको जाना पड़ना था। अब स्मृति वेट कर रही होती है अपने हस्बैंड के आने का, लेकिन हस्बैंड उसके आते नहीं है। आता है तो फ़ोन कि जो ज़रूरी काम था वो अब पूरा हो चुका है, तो तुम्हें अब आने की ज़रूरत नहीं। ये सुन के तो स्मृति खुश हो जाती है, वो बहुत खुश होती है कि शुक्र है अभी एक रात रहने को मिलेगा। लेकिन अब वो मेड जो थी वो इतनी खुश नहीं हो रही थी। विमला वो तो खुश होनी चाहिए, तो उसको तो खुशी से नाचना चाहिए था। ऐसा लग रहा था कि जो वो चाहती है वो तो पूरा हो चुका है, उसको मिल चुका है, यानी कि उसकी बहन रहने वाली थी। लेकिन उसकी बहन के साथ तो उसका कोई ऐसा लिंक था नहीं जितना उसके साथ लिंक था। लेकिन ये जो परतें हैं अब खुलने वाली थी। उसका कारण क्या है कि रात को अचानक से एक बच्ची के रोने की आवाज़ आती है, जो उसकी बहन की बच्ची थी। अब नॉर्मली तो उसकी बच्ची को उसकी बहन के बगल में होना चाहिए था, लेकिन वो जो आवाज़ थी वो छत से आ रही थी। जैसे ही उसकी बहन ये आवाज़ सुनती है वो तो ऊंची ऊंची चीखें मारने लग पड़ती है कि मेरी बच्ची कहाँ पे है, मेरी बच्ची कहाँ पे है।
क्योंकि बच्ची उसकी बगल में थी नहीं। अब जहाँ से रोने की आवाज़ आ रही थी तो ऐसा लग रहा था कि उसको कोई मुंह उसके हाथ पर रखकर उसको चुप कराने की कोशिश कर रहा है। पहले तो सारे घर में अफड़ा तफड़ी मचती है। सिर्फ 2 जाने उस नीचे के फ्लोर में नहीं थे, एक वो बच्ची और दूसरी वो मेड। जैसे ही ऊपर जाते हैं घर के मर्द तो वो देखकर दंग रह जाते हैं। एक लंबे से बालों वाली बिगड़ा हुआ चेहरा उस बच्ची को लेकर बैठी थी और उसकी बच्ची की छाती से हल्का हल्का खून निकल रहा था। जैसे ही वो उनको देखती है तो वो बच्ची को नीचे गिरती है और भाग जाती है। अंधेरे में वो पता नहीं लगता कहाँ पे जाती है। जब उस बच्ची को पकड़ा जाता है उसकी सांसें चल रही होती हैं, अबड़ा धबड़ी में वो जो वो गेट है ऊपर वाला उसको बंद किया जाता है। मजबूत गेट होता है वो लोहे का, और पहले तो बच्ची को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। अब सारे ये हैरान परेशान थे कि ये है क्या चक्कर। अब उस घर से आवाज़ें आ रही थी लगातार उस दरवाजे को पीटने की, बहुत ज़ोर ज़ोर से, लेकिन कोई भी डर से वो दरवाज़ा खोल नहीं रहा था। आनन फानन में एक तांत्रिक को बुलाया गया, क्योंकि जो ये सिस्टम हो चुका था ये किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। तांत्रिक जब वो दरवाज़ा खोलते हैं तो वो देखते हैं आसपास कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था वहाँ पर। तो वो मेड होनी चाहिए थी। फिर वो कहते हैं कि अगर कोई उस औरत का सामान है पड़ा है तो मुझे दिखाओ। और वो दरवाज़ा उसको ऐसे पीटा गया था जैसे किसी ने हथौड़ों से मारा हो, जो किसी इंसान के तो बस की बात नहीं। एक मोटी सी शीट का बना हुआ था लोहे की, जिस पर भारी भारी डेंट पड़े हुए थे। जब तांत्रिक थोड़ी देर ध्यान लगाता है तो वो कहता है कि जो इतने देर से तुम्हारे घर में रह रही थी ना, वो कोई इंसान नहीं थी, वो डायन थी। और वो फिराक में थी तुम्हारी बच्चियों की, कि जैसे तुम्हारी नज़र हटे और रात को वो तुम्हारी बच्चियों को खा जाए, उसका लहू पी जाए। अब स्मृति को सब कुछ क्लियर साफ हो रहा था कि क्यों वो बिमला चाहती थी कि मैं रात को रुकूं। आज उसका शिकार उसको मिल चुका था, उसकी बहन की बच्ची के रूप में। लेकिन अगर उसके रोने की आवाज़ ना आती तो वो शिकार कर भी लेती। लेकिन वो गई कहाँ? 3 मंजिला मकान, अगर नीचे छलांग भी लगाए तो नीचे बिल्कुल पत्थर के फर्श, कोई कच्ची जमीन नहीं। और एक ऐसी औरत जिसकी उम्र कुछ 55 साल या 60 साल के आसपास की हो, ये हो ही नहीं सकता कि वो 3री मंजिल से छलांग लगा के बच जाए। उसका तो उसके बाद कोई नामो निशान ही नहीं बचा। उसका जो सामान था उसको आग लगा दी गई। आज भी ये हर साल या कभी कभी घर में जाती हैं दोनों बहनें, लेकिन रात को रुकने की हिम्मत नहीं करती। बेचारी कितनी अरसे बाद तो एक रात रुकी थी, लेकिन वो रात उनके लिए इतनी काली और इतनी डरावनी बनी कि उन्होंने दोबारा कभी हिम्मत ही नहीं की कि वो उस रात के बाद अपने मायके रुकें। भाई अब ये कहते हैं कि आधार कार्ड देखना चाहिए मेड्स का, जो नौकर रखने होते हैं। अब इस मामले में कौन सा आधार कार्ड देखेंगे? इस मामले में क्या पता किया जा सकता है? हाँ, लेकिन कुछ ऐसे हाव भाव, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिससे ये चीज़ को जस्टिफाई या ये चीज़ के बारे में पता लगाया जा सकता है कि कोई जो आपके घर में रह रहा है वो किस मकसद से, उसका मकसद कोई और तो नहीं। आई होप ये भी किस्सा आपको पसंद आया होगा। और अब चलते हैं हम अपने उस सेगमेंट की ओर जो कहलाता है क्रिटिकल कमेंट्स, फीडबैक या फिर कुछ चिट चैट। कोई आम सी बात करना चाहते हैं जिसका मैं जवाब वीडियो के रूप में देना चाहता हूँ। जल्दी से चलते हैं हम आज के कमेंट की तरफ। आज का जो कमेंट है बड़ा छोटा सा कमेंट है, लेकिन ये सवाल बहुत बड़ा है। आई होप कि आज आप ही कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे कि क्या ये करना चाहिए या नहीं। तो सवाल जो है वो राजेश्वरन, सॉरी अगर भाई आपका नाम मैंने गलत लिया, तो इन्होंने छोटा सा सवाल है कि सर थोड़ा सा पॉज लेकर अपलोड करो, कंटिन्यूसली नहीं बल्कि अल्टरनेट डालो वीडियो। अब इनका कहना है कि भाई डेली का जो काम है वो बंद कर दो, और जैसे पहले चल रहा था कि एक दिन बाद वीडियो। जैसे कि मैंने कहा था कि बड़ा छोटा सा सवाल है लेकिन बड़ा एक डीप क्वेश्चनिंग है। तो मैं फिर क्या कहूँ भाई, मैं तो सोच रहा हूँ, सोचा नहीं, मैंने पक्का सोचा हुआ कि ये जो चैनल है इस पर डेली वीडियो आएगी। खुदा ना खास्ता कोई ऐसी इमरजेंसी कभी आ जाए जिसमें मैं ना कर पाऊँ डेली वीडियो अपलोड। जीवन है, सुख दुख उतार चढ़ाव तो चलते ही रहते हैं, लेकिन
इन अ नॉर्मल लाइफ मेरी यही कोशिश है कि हर रोज़ एक वीडियो और वीकली पॉडकास्ट। अब जैसे पिछले 10 दिन से पॉडकास्ट नहीं आया क्योंकि अकाउंट खाता खाली हो चुका पॉडकास्ट का। अब 4-5 एक साथ ही पॉडकास्ट होंगे तो अगले महीने में वीकली वीकली पूरा होगा। इस महीने में भी आएगा अगले वीक के शुरू में। तो जहाँ तक रही बात डेली अपलोड करने की, तो भाई जो मेरा पर्सपेक्टिव है भाई वो ये है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहे, खुदा ना खास्ता कोई समस्या आ जाए जैसे मैंने कहा, तो सब कुछ ये मेरी आखिरी सांस तक ऐसे ही चलेगा डेली, है ना। तो मैंने कहा ना कि मेरा पैशन है, प्रोफेशन भी चलो बन जाएगा कभी, लेकिन इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपका प्यार मिलेगा, इतने मुझे मेरे मेरे साथ इंटरेक्ट करने वाले मिलेंगे। तो आप मुझे आप ही नहीं बंद करने देंगे, मैं क्या करूँगा, मेरी क्या औकात है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि कमेंट बॉक्स में आप भी थोड़ा सा अपना इस चीज़ का योगदान दीजिए कि बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए रोज़ का वीडियो अपलोड करना। तो फिर देखेंगे कि क्या रिस्पॉन्स आता है। हो सकता है कि भाई मैं ही पागलपन कर रहा हूँ, किसी को पसंद ही नहीं आ रहा। तो वेट रहेगी इस क्वेश्चन के आंसर की कि क्या डेली अपलोड करना चाहिए। लेकिन जो मेरा जो आंसर है वो यही है कि भाई आखिरी सांस तक, तो कुछ इमरजेंसी ना आ जाए तो डेली चलता रहेगा, है ना। ये कई बार इक्का दुक्का मुश्किल आ जाएगी, बट मेरी कोशिश होगी कि उसका भी पहले से ही इंतजाम होकर रखा हो। दूसरा एक मैंने छोटा सा एक पैटर्न नोट करना शुरू किया है कि कुछ भाई लोग कह रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर, जैसे एक भाई लोग कह रहे हैं कि पंजाब की कहानी लेकर आओ, एक भाई लोग कह रहे हैं कि हरियाणा की लेकर आओ, एक भाई ने किसी एंटिटी का नाम लिया था। देखो भाई बात ऐसी है कि जो ये स्टोरीज है ना, इसको डेकोरेट करने में बड़ा टाइम लगता है, और जो सबमिशंस हैं सब्सक्राइबर के ज़्यादातर वही कर रहा हूँ। अब आप बात को समझिए, स्टोरीज पंजाब हरियाणा या किसी एंटिटी या किसी स्टेट या किसी लोकेशन की मुझे लेकर आने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आप मेरी नरेशन को पसंद करते हैं। लेकिन फिर ना मुझे गुस्सा बताओ किस चीज़ का चढ़ता है, जब कोई भाई यहाँ पर लिख देता है कि ये तो कॉपी की स्टोरी है। यार कॉपी किसको कहते हैं मुझे बताओ। देखो, मैं किसी ओपन स्पेस में किसी इंटरनेट में कोई स्टोरी को रीड कर रहा हूँ, किसी बुक से रीड कर रहा हूँ, या किसी किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से रीड कर रहा हूँ, तो भाई जिसने वो स्टोरी डाली है ना, वो ओपन स्पेस में डाली है। मेरी कोशिश होती है कि जो सब्सक्राइबर की स्टोरी है उसको प्रेफर किया जाए। लेकिन अब डेली वीडियो अपलोड करने की वजह से अब मुझे सोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे। ये मैंने बात जिस दिन डेली अपलोड शुरू किया था तभी मैंने कह दी थी। फिर कॉपी की स्टोरी है भाई, अगर जिसको लग रहा है कि कॉपी की स्टोरी है तो वो ना सुने। अब इतने भाई लोग हैं जो सुनना चाहते हैं, उनको सुनने दो यार आप, है ना। तो इसलिए मैं ये चीज़ फाइंड नहीं कर सकता कि भाई जो ये स्टोरी है ये कॉपी की है। मेरे पास नहीं, किसी के पास ही ऐसा कोई टूल नहीं। और सबसे फ़नी चीज़, अभी आप चलो बात हुई है ना, तो मैं आपको एक बड़ा फ़नी सी चीज़ बताता हूँ। उसका मैं भाई का ना वो भी करूँगा, कमेंट भी हाईलाइट करूँगा, और मैंने उसको आंसर दिया वो भी हाईलाइट करूँगा। मेरा जो चैनल का ना एपिसोड नंबर 2 है, वैसे वो बेसिकली एक पॉडकास्ट था, तो मैंने नया नया उसको पॉडकास्ट को अपलोड किया था। और उसमें ना मैंने 2 कहानियाँ सुनाई थी। एक मेरे दोस्त के मामा की कहानी, और एक मेरे फ्रेंड है उसके आगे फ्रेंड की कहानी। उस भाई ने लिखा है कि ये अक्षय भाई की कॉपी है, मतलब अक्षय भाई की कहानी की कॉपी है। मैंने आगे जवाब दिया कि भाई अक्षय भाई ने मेरी कहानी को नरेट किया, तो आई फील हम्बल। मतलब कि भाई अक्षय भाई ने अगर वो कहानी सुनाई है ना, तो फिर वो मेरी कहानी सुनाई होगी, ना कि मैंने उनकी कहानी सुनाई है। उसका रीज़न क्या है? अक्षय भाई बेसिकली 2023 के आसपास एक्टिव हुए हैं, 23 में एक्टिव हुए हैं ना। ये जो 2 कहानियां है ना, ये पहली कहानी जो हुई है ये घटित हुई है 2009 में मेरे दोस्त के मामा के साथ। और कहीं ना कहीं मुझे तब उसके मामा बीमार थे और मुझे पता नहीं था, तो बाद में मुझे जाकर पता लगा 2014-15 में उसने बताया कि ये सब कुछ कांड हुआ था। एक बात। दूसरी कहानी जो थी, जिसमें मेरे दोस्त के दोस्त की थी, जो बेचारा ट्रक के नीचे आके मर गया, पोसेस हो चुका था। ये कहानी उसने बताई थी 13 जनवरी 2019 को। अब मुझे डेट बिल्कुल और साल इसलिए याद है कि वो लोहड़ी का दिन या रात थी, तो हम साथ में इकट्ठे बैठे थे, तो उसने ये कहानी मुझे बताई थी। तो भाई अब वहाँ पर मुझे लगता तो नहीं कि अक्षय भाई भी पास में बैठे होंगे, और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने कहानी उठा कर उनको मेल कर दी होगी, इतने जोगे नहीं है वो मुझे बताने जोगे ही है। तो यार
इसने उसकी कहानी कॉपी की, किसी ने किसी की कहानी कॉपी नहीं की होती, या यूँ आप कह सकते हो सबने सबकी कहानी कॉपी की है। दोनों चीज़ें हैं, ओपन प्लेटफॉर्म है, नरेशन का डिपेंड करता है। अब लेट्स से शम्स ताहिर खान जी हैं, वो क्राइम की कहानी बताते हैं, तो क्राइम जो हुआ है वो एक कहानी है। अब 50 चैनल वो कहानी बता रहे हैं तो वो कॉपी थोड़ा होगी, सबके बताने का अलग अलग तरीका, तो वो अपने अपने तरीके से बताते हैं और जिसको सुनना जिसका पसंद होता है तो वो सुन लेते हैं। तो यार ये अगर ये कॉपी कॉपी वाला, अब मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट है मेरी, मैं रिक्वेस्ट में अपने जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं भाई, मैं उनसे बात करने लगा हूँ कि थोड़ा सा टफ है कि जो भाई भी अब कहते हैं ना कि यार ये कहानी कॉपी की, आप नीचे उनको एक छोटा सा जवाब दीजिए करिए कि भाई आप सोर्स बताओ और ये बताओ, ये इस चीज़ की आप वेरिफिकेशन कर दो कि जो वो कहानी भी उसने बोली है वो कॉपी की नहीं है ना। ये यहाँ तो फिर वो इस चीज़ की करे, क्योंकि जब मेरा पहला पॉडकास्ट था ना, जो मेरे मेरे नान का परिवार जिस घर में भूता घर में रहता था और वो कहानियाँ थी, उसके नीचे भी किसी ने लिखा हुआ है कि वो भी कॉपी की है। तो भाई मेरी समझ से बाहर है, अब मैं इस चीज़ की परवाह करता नहीं हूँ वैसे। तो जो भाई ये कह रहे हैं कि पंजाब की हरियाणा की, मैं ज़रूर लेकर आऊँगा, जब आएंगी मुझे लगेगा कि वो सुनाने लायक हैं तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। हालांकि पहले भी वो मेरे चैनल पर आ चुकी हैं, तो आप उसको स्क्रॉल करेंगे तो लिखा होगा पंजाब का या हरियाणा का, है ना। और एक एंटिटी जिस भाई ने कहा था, मुझे याद नहीं आ रही है, वो मैंने कमेंट में नहीं देखा, तो मैं देखूंगा उसके एंटिटी के बारे में, अगर कोई अच्छी सी कहानी आएगी वो भी सुनाऊंगा। मैं सिर्फ वो कहानियाँ नरेट करता हूँ जिसका मुझे लगता है कि ये सच के बिल्कुल करीब होंगी, कि ऐसी कुछ चीज़ हो सकती है, ऐसा नहीं कि बस हवा में सुना दो। शायद इसलिए आपको ये पसंद आती है। आई होप आप समझ गए होंगे, और ये भी जो एपिसोड है बहुत बड़ा होता जा रहा है, तो इसको अब यहीं पे विराम देते हैं और जल्दी से मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।